Hello everyone, how are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? We are fine, man. What about? I'm also fine, and today we are going to start an important topic about औरंगजेब। तो हमने लास्ट क्लास में मुगल डायनेस्टी के सारे राजाओं के सारे किंग्स के बारे में पढ़ा था, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो फर्स्ट किंग कौन है मुगल एम्पायर का? वो इज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर। Ma'am, Babar. Ma'am, Babar. चलिए, तो बाबर एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आते गए अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हमने इन सभी के बारे Ma'am, में पढ़ा है। Humayun. यस, हुमायूं। Yes, ma'am. तो बाबर, हुमायूं, उसके बाद औरंगजेब, नेक्स्ट। Akbar. Ma'am, Akbar. Ma'am, Akbar. बाबर, हुमायूं, And अकबर, Jahangir. जहांगीर, शाहजहां और Jahangir, Shahjahan. आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? औरंगजेब। Aurangzeb. चलिए, तो स्टार्ट करें। Ma'am. यस, एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने मुगल एम्पायर के बारे में स्टार्ट किया था। फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर एंड शाहजहां, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी Yes, फिलहाल ma'am. हमने द फाइव किंग डिस्कस किया है, द फाइव किंग्स ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें से सबसे पावरफुल किंग कौन लगता है आपको? Ma'am, Akbar. अकबर। यस, अकबर इज द ग्रेट किंग। एंड इसका जो टाइम था, जो शासन करने का टाइम था इसका, वो भी ज्यादा था। एंड ऐसा ही नहीं है, Yes, औरंगजेब ma'am. से भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जिस किंग ने शासन किया है मुगल एम्पायर में, वो अकबर ही है। एंड जो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है औरंगजेब। लेकिन फिर भी Aurangzeb. औरंगजेब को हमारे इंडिया में एक अच्छे किंग के रूप में नहीं जाना जाता। तो उसने क्या ऐसा किया था, फिलहाल देखते हैं हमें इसके टॉपिक में डिटेल में दिया है या फिर नहीं दिया है। ओके, चलिए, तो Yes, अभी ma'am. हमने पढ़ा है बाबर, इसके बाद हुमायूं द सन ऑफ बाबर, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था अकबर द सन ऑफ हुमायूं। एंड फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? जहांगीर द सन ऑफ अकबर। एंड नेक्स्ट आते हैं Yes, ma'am. शाहजहां। तो जो शाहजहां है, इन्हें भी जहांगीर का फिलहाल बेटा ही माना जाता है। लेकिन एक जगह और बताया गया था कि अकबर ने अपने दो बेटों का एक जहांगीर और दूसरे का शाहजहां नाम रखा था। तो ये छोटा बेटा है, और जो जहांगीर के जो बेटे होते हैं, तो जहांगीर ने अपने बेटों में से भी एक का नाम शाहजहां रखा था। तो फिलहाल यहाँ पर हमें जो शाहजहां दिया है वो अकबर के ही बेटे हैं, सॉरी जहांगीर Yes, के ma'am. बेटे हैं ये Yes, जहांगीर ma'am. के बेटे हैं। तो हमें ये जो डायनेस्टी दी है ना, ये पूरा वंश चला आ रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट आने वाले किंग्स के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो ये जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां। तो अब देखिए, ये जो औरंगजेब है ये इन्हीं शाहजहां के बेटे थे। तो अभी फिलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इन 1657 एंड 1658 देयर वाज conflict over succession amongst Shahjahan's sons. औरंगजेब was victorious and his three brothers. तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंपायर के लास्ट टाइम पीरियड में, यानी कि 1657 से 1658 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, संघर्ष स्टार्ट हो गए थे। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किन चीज को लेकर के थे? शासन को लेके। क्योंकि यहाँ पर जो शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था दारा शिकोह। एंड ऐसा माना जाता था कि दारा शिकोह को ही गद्दी मिलनी चाहिए थी, तो सिंहासन उसे ही मिलना चाहिए था। लेकिन जो अभी मुगल अंपायर चला आ रहा था, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं था। मुगल अंपायर में लोग कैसे ये अपनी संपत्ति को बांटते थे, ये सारे अपने बेटों को इक्वल इक्वल दे देते थे। तो ऐसा किसी का भी नहीं था कि किसी को राजा बना देना है, किसी को सिंहासन देना है। दैट मीन्स कि ये क्या करते थे, इनके पास जितने भी स्टेट होते थे, जितने भी राज्य होते थे, तो ये अपने सारे बेटों में इक्वली बांट देते थे। और इसलिए अभी तक कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। अभी तक सबने अपनी एक अलग इमेज बनाई है। जिसने ज्यादा लड़ाइयां करी, जिसने ज्यादा अंपायर को बढ़ाया, उसका नाम फेमस हो गया। लेकिन शाहजहां के आने के बाद शाहजहां के जो बेटे हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है सक्सेशन, उत्तराधिकार को लेकर के।
तो अब देखिए होता क्या है इस लड़ाई में, औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सिको वर किल्ड। तो इस लड़ाई में औरंगजेब जीत जाते हैं और इनके जो भाई दारा सिको और जो बाकी इनके भाई थे बाकी 2 और भाई, तो इनको ये मार देते हैं। बताया जाता है कि ये मारे गए, अब ये नहीं क्लियर है कि औरंगजेब ने मारा है या किसी और से मरवाया है। तो ये इनके तीनों भाई ये मरवा दिए जाते हैं या मर जाते हैं। शाहजहां वाज इप्रोनिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। और उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया है, अब अपने पिता को कहाँ पर कैद कर दिया है, जेल में। तो इनकी बाकी पूरी लाइफ जेल में बीती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने अपने फादर को जेल में क्यों बंद किया होगा। यस, आप में से कोई जानता है? Yes, ma'am. यस अभिषेक। Ma'am, if he was alive, then he will divided the empire into their brothers also. यस, तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट रहते तो क्या करते, ये अपने सारे बेटों को बराबर बराबर का शासन देते। तो ये लड़ाई जो है ये ऐसे एंड नहीं होती, यहाँ पर इनके 3 बेटे मारे नहीं जाते। और दूसरा रीजन ये माना जाता है फिलहाल, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन फिलहाल यही कंसीडर किया जाता है कि शाहजहां को क्यों बंद किया था औरंगजेब ने, क्योंकि इन्होंने ताजमहल बनवाया था। और औरंगजेब का मानना था कि मुगल अंपायर की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी इनकम हुई है आज तक, उसे सारा का सारा मेरे फादर जो है वो वेस्ट कर दे रहे हैं इधर उधर। तो यानी कि एट द एंड मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि शाहजहां जो है इन्होंने ताजमहल बनवाया था, उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि जितने कारीगर थे, जितने मिस्त्री थे, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था, इन्होंने उसके हाथ कटवा दिए थे कि दोबारा फिर कोई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना हो पाए। तो औरंगजेब जो है इन्होंने शाहजहां को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि अब दोबारा शाहजहां के माइंड में ये आ रहा था कि जो ताजमहल है व्हाइट मार्बल का, उसके जस्ट सामने में ब्लैक मार्बल का एक ताजमहल बनवाऊं। और ऐसा ये इसलिए सोच रहे थे क्योंकि इनके माइंड में ये था कि जब कोई ताजमहल को देखेगा, वो बहुत सुंदर इमारत है, तो उसे नजर लग जाएगी। और इसीलिए मतलब फिलहाल ये करेक्ट नहीं है एकदम, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। तो इसलिए ही क्या किया इनको, औरंगजेब ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। फिलहाल अब बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई थी, बहुत सारे रीजन थे। तो इन सारे रीजन के बिहाफ पे इन्होंने क्या किया था, शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं औरंगजेब। फाइनली शासन इन्हें मिल गया है, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, संघर्षों के बाद, और एट द एंड ये किंग बन गए हैं। अब होता क्या है, इनका जो अंपायर है वो है 1658 से 1707 तक, यानी कि अकबर के बाद जो सेकंड किंग थे रूल करने वाले, वो यही थे। तो इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663। तो सबसे पहले इन्होंने अहोमों को हराया 1663 में, बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680। लेकिन जो अहोम थे उन्होंने 1680 में फिर से दोबारा से धावा बोल दिया, औरंगजेब के साथ फिर से लड़ाई छोड़ दी। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है, कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जई एंड द सिख वर टेम्पोरेली सक्सेसफुल। अब इन्होंने जो दूसरा अभियान छेड़ा नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जई और सिखों के खिलाफ, ये टेम्पोरेली दैट मीन्स कि ज्यादा स्टेबल नहीं रहा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। तो ये टेम्पोरेली दैट मीन्स कि अस्थायी रूप से सक्सेसफुल रहा। अस्थायी रूप से इसलिए था क्योंकि बाद में इन्होंने फिर से दोबारा अटैक कर दिया, यूसुफ जई ने भी और सिखों ने भी। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। मुगल इंटरवेंशन इन द succeeded the internal politics of the Rathore Rajput of Marwar led to their rebellion। तो अब आगे क्या होता है, जो राठौर राजपूत थे, दैट मीन्स कि जो राजपूत राजा थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। और मुगलों के साथ लड़ाई छेड़ने का कारण क्या था, मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सीजन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। क्योंकि जो मुगल थे वो उनकी पॉलिटिकल गतिविधियों में इंटरफेयर कर रहे थे।
तो उनकी दखल-अंदाजी, जो उनका इंटरवेंशन था, उनकी पॉलिटिक्स एक सारी सिचुएशंस में, ये क्या करते थे, राजपूतों के यहाँ जो भी वो नीतियाँ बनाते थे, उसमें इंटरफेयर करने लगे। और इसलिए ही राठौर राजपूतों ने भी इनके खिलाफ रिबेलियन किया, विद्रोह किया। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। अब जो दूसरा अभियान छेड़ा था मराठाओं के खिलाफ, जिसमें शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, तो इनके बारे में भी जानते हैं ना आप लोग? Yes, ma'am. He was the great मराठा किंग। और इन्हीं की अभी एक मूवी भी आई थी बाजीराव मस्तानी, शायद उसमें इसी डायनेस्टी के बारे में दिखाया गया है। तो अब ये जो शिवाजी थे, इनके साथ जो अभियान छेड़ा गया था वो इनिशियली सक्सेसफुल था। दैट मीन्स कि शुरुआत में तो ये सक्सेसफुल रहा, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी who escaped from Magra and declared himself an independent king। लेकिन बाद में क्या हुआ, औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की, उनका अपमान किया, और इसलिए शिवाजी आगरा की जेल से भाग गए। एंड उन्होंने भाग जाने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि मैं अब एक स्वतंत्र राजा हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ। एंड उसके बाद एंड assumed his campaign against the मुगल्स, और उसके बाद उन्होंने अपना अभियान चलाया मुगलों के खिलाफ। चलिए, तो अभी इतना हमने पढ़ा है, किसके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई है, कहाँ पर ये जीते हैं, कहाँ पर ये कंप्लीटली नहीं इनको विक्ट्री मिल पाई है। अब आगे देखते हैं। तो जो प्रिंस अकबर, यानी कि इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है अकबर। तो अकबर अभी शुरुआत में भी आए थे फिलहाल हमने पढ़ा है ग्रेट किंग अकबर के बारे में। तो इन्होंने फिर से अपने प्रिंस का नाम क्या रख दिया है, अकबर। तो प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड द दक्कन सल्तनत। तो इनके जो बेटे थे प्रिंस अकबर, इन्होंने इनके ही खिलाफ विद्रोह कर दिया। एंड इस विद्रोह में उनको किस किसने सपोर्ट किया था, मराठाओं ने, जिससे शिवाजी बिलोंग करते थे, एंड दूसरा दक्कन की सल्तनत ने। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान। लेकिन उन्होंने जो ये रिबेल किया था, उनका ये जो विद्रोह रहा था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और फाइनली वो कहाँ भाग के चले गए हैं, प्रिंस अकबर, सफाविद ईरान। तो जो प्रिंस अकबर हैं, इन्होंने पहले लड़ाई छिड़ी, लेकिन उस लड़ाई में जीत नहीं पाए क्योंकि औरंगजेब ज्यादा पावरफुल थे, और इसलिए अब वो कहाँ भाग जाते हैं, सफाविद ईरान। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या हुआ है। तो आफ्टर अकबर सिविलियन, यानी कि अपने बेटे के विद्रोह के बाद, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत। तो इन्होंने दक्कन सल्तनत, जिसने इनके प्रिंस को सपोर्ट किया था, इन्होंने अब उनके खिलाफ रिबेलियन कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया है। एंड बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। उसके बाद बीजापुर एंड गोलकुंडा, जो दक्कन सल्तनत के ही एक पार्ट है, तो इन दोनों को इन्होंने, बीजापुर को 1685 में एंड गोलकुंडा को 1687 में, दोनों को ही दोनों पे विजय हासिल कर ली। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन इन द दक्कन अगेंस्ट द मराठा, वो स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। तो अब देखिए, 1698 से ही औरंगजेब जो है पर्सनली अभियानों को देख रहे थे, और ये अभियान था कहाँ पर, दक्कन के खिलाफ एंड मराठाओं के खिलाफ। तो मराठा जो कि लड़ाई में गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति फॉलो कर रहे थे। तो गुरिल्ला युद्ध कौन सा होता है, जहां पर छुप करके सामने वाले पे वार किया जाता है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो कि गुरिल्ला युद्ध है, तो इसमें क्या करते हैं, इसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है। कभी भी पीछे से कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है। तो इस युद्ध का सामना, इस वॉर का सामना यहाँ पर औरंगजेब ने अकेले ही किया है, पर्सनली किया है। औरंगजेब also had to face the rebellion in North India of the Sikh, Jat and Satnamis। अब दूसरा और कौन सा विद्रोह का सामना किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, उत्तर भारत की तरफ से, जहां पर सिख, जाट और सतनामी ये लोग विद्रोह कर रहे थे। एंड नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में जो अहोम थे, जिन्हें स्टार्टिंग में इन्होंने हरा दिया था, तो इनके साथ दोबारा लड़ाई होती है। एंड दक्कन ऑफ मराठा, तो अहोम इन द दक्कन, एंड जो मराठा है, तो दक्कन के साथ भी इनकी लड़ाई हुई और मराठाओं के साथ भी हुई है। तो हमें बताया नहीं है कि इसमें ये सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, इन्होंने दिया है फिलहाल सामना किया है। चलिए, तो अब आगे क्या होता है फिर। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन्स। और उसके बाद
दोबारा से जो इनके बेटे हैं उनके बीच में फिर से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो इन्होंने किया था स्टार्टिंग में अपने फादर के साथ, यानी कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उत्तराधिकार के लिए, तो सेम वही इनके सन्स ने भी किया और इसी लड़ाई के चलते, इन्हीं संघर्षों के चलते इनकी डेथ हो गई। चलिए, तो अभी हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है। यस, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो नेक्स्ट औरंगजेब के बारे में फिलहाल पढ़ चुके हैं हम। इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से इन्हें याद किया जाए, फिर भी ये एक बहुत ही ग्रेट किंग थे, क्योंकि इनके टाइम में इन्होंने लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरे इंडिया पे अपना शासन जमाया हुआ था और ये बहुत ही पावरफुल थे। और दूसरा, इन बहुत सारे ऐसी चीजें थी जैसे कि अकबर ने जजिया कर समाप्त एंड कर दिया था, जो हिंदुओं पे लगाया जाता था। जब भी वो किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, तो अकबर के आने से पहले, यानी कि हुमायूं के टाइम पीरियड में क्या था, जब भी कोई हिंदू किसी तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अकबर ने अपने टाइम पे इस टैक्स को खत्म कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब आए तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, ये हिंदुओं से नफरत करते थे, ऐसा माना जाता है फिलहाल कि ये हिंदुओं से नफरत करते थे, और इसलिए इन्होंने जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जो हिंदू हैं, अगर उन्हें किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है तो वो पहले टैक्स पे करेंगे, तभी जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। चलिए, फिलहाल जो भी है, अब हमें आगे पढ़ना है। तो अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलिए, तो ये इस मैप में क्या दिया है, मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब। तो अंडर औरंगजेब एंड अकबर, यानी कि अकबर एंड औरंगजेब के अंडर इस कंटिनेंट का कितना पार्ट उन्होंने हथिया लिया था। तो ये हमें पूरे ये नाम दिए हुए हैं, ये इतने सारे पार्ट थे जो उन्होंने अपने अंडर कर रखे थे। चलिए, तो अब आगे आते हैं। तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, तो मुगलों की क्या परंपरा थी उत्तराधिकार की? यस, आप सभी जानते हैं ना। वो अपने संपत्ति का बंटवारा अपने बेटों के बीच में कैसे करते थे? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। मुस्कान बेटा, माइक ऑफ है आपका। Ma'am, the Mughals' tradition of succession was that the Mughals emperor divided their all the inheritance among their sons equally. यस, तो क्या इनका क्या प्रोसेस था? ये अपने सारे सन्स को इक्वली ट्रीट करते थे, सभी को इक्वल इक्वल अंपायर का पार्ट दे देते थे। चलिए, तो अभी हम इस टॉपिक को रीड करते हैं। तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, तो उत्तराधिकार की क्या परंपरा थी मुगल्स में? तो द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। तो प्राइमोजेनिचर का मतलब है ज्येष्ठाधिकार को, ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार दिया जाना, यानी कि सबसे बड़े बेटे को शासन दिया जाना। तो मुगल इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। अभी फिलहाल अगर हम रामायण की बात करें तो वहां पर जो श्री रामचंद्र जी थे, उनको शासन दिलाने के लिए उनके पिताजी परेशान थे, जानते हैं ना हम सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि वहां पर, यानी कि वो, वहां पर कौन सी प्रथा थी? प्राइमोजेनिचर। दैट मीन्स कि वहां पर केवल बड़े बेटे को ही सबसे पहले राजा बनाना है। अगर वो योग्य नहीं है, अगर वो कैपेबल नहीं है, तभी किसी और को सेलेक्ट करना है, वरना परंपरा के अनुसार क्या करना है, प्राइमोजेनिचर। दैट मीन्स कि बड़े बेटे को ही शासन दिया जाना चाहिए। लेकिन मुगल्स इसमें बिलीव नहीं करते थे। Where the eldest son inherited his father's estates, instead they followed the Mughal and Timurid custom of copparcenary inheritance, or a division of the inheritance amongst all of the sons. तो अब ये देखिए, प्राइमोजेनिचर को ये लोग फॉलो नहीं करते थे। क्या होता है प्राइमोजेनिचर में? मैंने अभी आपको बताया है, जहां पर बड़े सन को, एल्डेस्ट सन को अपने फादर के एस्टेट का वारिस माना जाता है। तो इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम। ये क्या करते थे, किसे फॉलो करते थे? ये तिमुरिड कस्टम को। एंड तिमुरिड कस्टम के अनुसार क्या होता था, कॉपर सेनरी
इनहेरिटेंस। तो कॉपर सेनरी की मीनिंग होती है सहभागिता, जहां पर सभी को इक्वल इक्वल ट्रीट किया जाए। तो इनहेरिटेंस दैट मीन्स कि जो वंशावली थी, जो वंश के आधार पे जो चीजें मिलने वाली थी, उसमें सहभागिता होती थी, सभी को बराबर बराबर का शासन दिया जाता था। और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग द ऑल सन्स। तो यहाँ पर जो भी इनहेरिटेंस है, जो भी पैतृक संपत्ति है, उसको सभी बेटों में इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। Follow the highlighted passage in the table 1 and note the evidence of for rebellion by Mughal princes. तो अभी हमने जो टेबल फर्स्ट पढ़ी है, यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे प्रिंस ने विद्रोह छेड़ दिया है, और इसलिए छेड़ दिया है क्योंकि वो अकेले पाना चाहते थे, यानी कि वो इस परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलहाल औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया था। तो Which do you think is the fairer division of the inheritance? चलिए अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा बेस्ट है, primogeniture और a copper scenery? Yes, which is the best method of division of inheritance? Copper scenery. Copper scenery. Yes, Gaurav, according to you? Ma'am, copper scenery. चलिए तो फिलहाल यही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई की स्थितियां कम हो जाती हैं, सभी आपस में विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे कि हमें सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया गया है, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन प्राइमोजेनिचर में क्या होता है, यहाँ पर हम किसी एक को यानी कि इस प्रथा के अनुसार हमेशा बड़े को ही देना है, चाहे वो एबल हो चाहे ना हो। तो अगर अब इस मेथड को फॉलो किया जाता यहाँ पर, चलिए तो फिलहाल अभी बात करते हैं औरंगजेब की। तो इनके अगर यहाँ पर प्राइमोजेनिचर को फॉलो किया जाता, तो यहाँ पर शासन किसे मिला होता, सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को। चलिए तो अब बात ये आती है कि अगर दारा सिकोह को ये अंपायर मिला होता तो वो क्या करते। अगर औरंगजेब ने लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीता होता तो फिलहाल हो सकता है सिचुएशन कुछ और ही होती, क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, वो बताते हैं कि दारा सिकोह उतने ज्यादा योग्य नहीं थे, उन्हें शासन चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अगर औरंगजेब के हाथों में ये सत्ता ना आई होती तो ये अंपायर बहुत पहले ही एंड हो जाता। लेकिन ये अंपायर और ज्यादा बढ़ा, वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब में बहुत ज्यादा क्वालिटी थी, इन्हें शासन चलाना बहुत अच्छी तरह आता था, और दूसरा इनके अंदर जो फीलिंग थी कि मुझे जीतना है और मुझे एक विजेता के रूप में उभरना है, और इनकी यही फीलिंग, इनकी यही जो मानसिकता थी, उसने ही इन्हें ज्यादा सक्सेसफुल किया। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मुगल रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स। तो मुगलों के जो रिलेशंस थे, उनके जो संबंध थे दूसरे शासकों के साथ, वो कैसे थे। तो अगर अब हमें यहाँ पर पूरे मुगल अंपायर के रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हम खाली औरंगजेब को देखेंगे, ओनली औरंगजेब पे फोकस करते हैं, तो उसके रिलेशनशिप दूसरे रूलर्स के साथ अच्छे नहीं थे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें ये पूरा बताया हुआ है रिलेशनशिप, वो सारे मुगल किंग्स के बारे में बताया हुआ है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब देखते हैं इनके रिलेशनशिप कैसे थे। तो टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। तो हमें टेबल 1 को दोबारा से देखना है, फिलहाल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो अभी हम अगर टेबल 1 को दोबारा से स्टडी करें तो हम क्या देखेंगे कि जो मुगल रूलर्स थे, जितने भी मुगल शासक थे, उन्होंने क्या किया है, जिन भी शासकों ने उनकी सत्ता को, उनके अधिकार को मानने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने उसके ही खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। और फिलहाल अभी हमने औरंगजेब को, अगर हम यहाँ पर औरंगजेब को देखें तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि उसने शिवाजी के खिलाफ किया था। चलिए तो अब आगे क्या होता है, बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे मुगल ज्यादा पावरफुल बनते गए ना, तो दूसरे जो शासक थे वो अपने आप ही वॉलंटरी, दैट मीन्स की अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये लोग रूलर्स के साथ जुड़ते गए। तो मुगल रूलर्स के साथ ये लोग अपने आप ही जुड़ते गए। कैसे जुड़ते गए, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजपूत। तो द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज।
तो इनमें से बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादी कर दी थी मुगल फैमिलीज में। और यहाँ पर फिलहाल एग्जाम्पल है जोधा बेगम का। तो जोधा बेगम भी एक राजपूत राजकुमारी थी जिनकी शादी अकबर के साथ हुई थी। तो क्या करते थे जो देखिए राजपूत इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो मुगलों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए कि मुगल हमारे ऊपर अटैक ना करें, हमसे लड़ाइयां ना करें, तो इसके लिए वो क्या करते थे, उनकी सत्ता को मान लेते थे और बहुतों ने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी थी। चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। तो इन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी करी और इसके बाद बेस्ट पोजीशन भी पाई, ऊंची पोजीशन, हाई पोजीशन मिली उन्हें दरबार में। बट मैनी रेजिस्टेंस एज वेल, लेकिन बहुत से रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया, इन्होंने सत्ता को नहीं माना है, इन्होंने मुगल्स की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब देखिए आगे देखते हैं क्या बताया हमें इनके बारे में। तो द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो सिसोदिया राजपूत थे इन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगलों के शासन को नहीं माना है, इन्होंने मुगलों के अथॉरिटी को, उनके अधिकार को नहीं माना बहुत लंबे समय तक। Was defeated, however, they were honorably treated by the Mughals। लेकिन एक बार ये लोग हार गए। तो जिस बहुत लंबे समय तक इन्होंने नहीं माना इनके अधिकार को, और फाइनली फिर क्या किया, मुगलों ने इनके खिलाफ स्टार्ट कर दिया, रिवेलियन छेड़ दिया, और उस रिवेलियन में ये लोग डिफीटेड हुए, हार गए। एंड उसके बाद ये जो सिसोदिया राजपूत थे, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। ये लोग अब सम्मान पूर्वक मुगलों के साथ बिहेव करने लगे। एंड गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट। और दूसरा, अच्छे रिलेशनशिप बना करके इन्होंने अपने लैंड्स जो थे उन्हें दोबारा ले लिया जागीरों के रूप में, यानी कि ये सम्मान देने लगे। और इनसे इन्होंने मुगलों से क्या कहा कि अब हम आपके शासन को मान चुके हैं, आपके अधिकार को मान चुके हैं, तो आप हमें जो हमारी जो जमीनें हैं जिसे आप जीत चुके हैं उसे अपने अंपायर में मत मिलाइए, हमें वहीं का रहने दीजिए। दैट मीन्स कि हमारा जो जहां पर हम लोग पहले से रहते थे, हमारी जागीर को, हमारे वतन को हमारे पास ही रहने दीजिए। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। तो अब ये जो बैलेंस था, जो संतुलन बनाए रखना था, दैट मीन्स कि पहले हरा दिया है, उसके बाद भी उनको ह्यूमिलेट नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, उनको सम्मान देना है फिर भी। और फिलहाल ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा थी अकबर के टाइम में। अकबर ने क्या किया था, बहुत सारे किंग्स को हराया, लेकिन हराने के बाद उन्हें अपने अंपायर में नहीं मिलाया, उन्हें एज इट इज एक फ्री किंग के रूप में छोड़ दिया। और इसलिए ही जब भी वो किसी दूसरी जगह लड़ाई छेड़ते थे तो ये सारे किंग उनको अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ये जो बैलेंस था, जो पहले से बना हुआ था, ये आगे तक सेम ऐसा ही नहीं रहा। और हमने अभी ये कहाँ देखा था, औरंगजेब के टाइम पे। चलिए तो अभी आगे देखते हैं। तो ये जो बैलेंस था ये बना हुआ था, दैट मीन्स कि पहले हराते थे लेकिन उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, उनका अपमान नहीं करते थे। द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेन्स। और इसी से क्या हुआ, जो मुगल्स थे इनका इन्फ्लुएंस, इनका जो प्रभाव था बहुत सारे राजाओं के ऊपर एंड चीफटेन्स, बहुत सारे सामंतों के ऊपर वो बना रहा था। लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखना, बट इट वाज डिफिकल्ट टू कीप द बैलेंस ऑल द टाइम। तो हमें सेम वही लाइन दी है कि इस बैलेंस को हर समय बनाए रखना बहुत ही डिफिकल्ट था। कैसे, अगर हम दोबारा टेबल 1 को देखें तो नॉट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। तो अभी हमने पढ़ा था औरंगजेब के बारे में कि जब शिवाजी ने उनके अधिकार को, उनके अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया था, तब क्या किया था औरंगजेब ने, उन्हें कैद कर दिया, उनका अपमान भी किया, और इसलिए ही शिवाजी जेल तोड़ करके भाग गए थे। तो यहाँ पर ये बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, बिगड़ गया था। व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। अब आगे हमसे पूछा है कि उन्होंने कैसे इंसल्ट की थी, इसका कंसिक्वेंस, इसके लक्षण क्या थे, क्यों इंसल्ट की थी, फिलहाल हमें ये नहीं दिया हुआ है। चलिए तो आज अभी जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है मनसबदार एंड जागीरदार। तो मनसबदारी प्रथा क्या थी, जागीरदार कौन थे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरा, हमें नेक्स्ट क्लास में एक और चीज पढ़नी है,
अबाउट नूरजहां। जस्ट नूरजहां जानते हैं आप लोग कौन थी? मैम वाइफ ऑफ जहांगीर। द वाइफ ऑफ जहांगीर। वाइफ ऑफ जहांगीर। यस, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। और ऐसा माना जाता है कि नूरजहां जो है वो जहांगीर से ज्यादा शासन की देखरेख करती थी। तो इसका क्या रीजन था, ये फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे। इसमें हमें नूरजहां के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है, ये रहा, नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर्स कोर्ट। चलिए तो एक बार अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन? यस, अभिषेक पांडे। नाउ यू टेल बेटा, वो इज द एल्डर सन ऑफ शाहजहां? मैम दारा सुखो। दारा शिको, वेरी गुड। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे कौन थे? दारा शिको। लेकिन यहाँ पर अंपायर मिल गया है औरंगजेब को, क्योंकि उन्होंने लड़ाई करके ले लिया था। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुराग को बताना है। यस अनुराग, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमोजेनिचर? मैम when all the property is given to the elder son. यस, प्राइमोजेनिचर की मीनिंग क्या है? वेयर द ऑल द प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस इज गिवन टू द एल्डर सन। तो ये बड़े बेटे को जब दे दिया जाता है पूरी पैतृक संपत्ति, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमोजेनिचर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर गौरव को बताना है। यस गौरव, नाउ यू टेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपर सैलरी? Yes, ma'am. Ma'am, the meaning of copper salary is that the all properties of the kings are equally distributed in their sons. ओके गौरव, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है खुशी को। यस खुशी, नाउ यू टेल, हु इज द मराठा किंग दैट नॉट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ औरंगजेब? यस खुशी। मुस्कान, नाउ यू टेल। मैम राजपूत। नो बेटा मुस्कान, आई एम आस्किंग टू यू, हु वाज द मराठा किंग who not accepted the authority of Aurangzeb? मैम शिवाजी। शिवाजी। तो शिवाजी was the Maratha king who not accepted the authority of Aurangzeb. चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें नेक्स्ट क्लास में मनसबदार एंड जागीरदार, ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बाद एक और प्रथा मुगल अपायर्स में आई थी, तुलादान, और ये किसने स्टार्ट किया था, ये भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो आई होप फिलहाल 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस बेटा, तो अभी मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करूंगी आपके ग्रुप में, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यस मैम। आज जितना भी पढ़ा है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए ये हम इतना पढ़ चुके हैं, हमारा ये टॉपिक रह रहा है, ये एक बार इसे रीड कर लेते हैं। तो मुगल्स मैरिज विद द राजपूत। तो मुगल्स मैरिज राजपूतों के साथ साथ कौन से मुगल राजा की शादियां हुई थी राजपूतों में?
तो द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कछवा प्रिंसेस, तो जहांगीर की माँ जो कि कछवा की राजकुमारी थी, द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, तो आम्बेर के शासक आम्बेर के राजपूत राजा की बेटी थी, कछवा की राजकुमारी थी, जो कि आज मॉडर्न टाइम पे जयपुर में है। तो फिलहाल ये जो राजकुमारी थी वो थी जोधा बेगम, जिनकी शादी अकबर के साथ हुई थी। चलिए, और नेक्स्ट हमें क्या दिया है, द मदर ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां की जो मदर थी वाज अ राठौर प्रिंसेस, द डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर, तो शाहजहां की जो मदर थी यानी कि शाहजहां की जो माँ थी, ये भी एक राठौर प्रिंसेस थी, राठौर राजकुमारी थी, जो कि राजपूत रूलर थे मारवाड़ के, जो कि आज के टाइम पे जोधपुर में है। एंड दूसरा, आपको बेटा एक और बात पता है, हमें औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। अगर अभी आप इसके बारे में अगर हिस्ट्री ओपन करेंगे ना कहीं भी, तो हमें यही बताया जाता है कि इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, बहुत ज्यादा नफरत करते थे हिंदुओं से। लेकिन आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात पता है कि जो इसकी वाइफ थी वो भी एक हिंदू राजकुमारी थी। तो फिलहाल अब इन्हें हिंदुओं से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी, और जबकि इनकी खुद की वाइफ एक हिंदू राजकुमारी थी, और ये हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते थे, हमें फिलहाल इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि हमारे हिस्टोरियन ने हमें जितना बताया हम केवल उतना ही जान सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ये बताया गया है कि इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। चलिए, अगर मुझे पता लग पाता है तो मैं आपको फिलहाल कोशिश करूंगी बताने की। ओके, चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमें मनसबदार और जागीरदार वाला टॉपिक पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो आज के लिए Yes, ma'am. इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Goodbye.